एक पेशेंट 40 या 50 में आया, वो मुझे अपने 20 साल की फोटोग्राफ दिखा रहा है। डॉक्टर मेरे ऐसे बाल थे और मेरे यहाँ पे हेयरलाइन थी। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। वन इज द स्ट्रिप टेक्निक। डेथ्स इन हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कम नंबर में हुई है, लेकिन हाँ डेथ्स हुई है। एक हेयर ट्रांसप्लांट दुबई में या किसी और कंट्री में तो 8 से 10 लाख तक का भी हो सकता है, यूके यूएस में। इंडिया में उतना नहीं होता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम। आपके पूरी ट्रांसप्लांट का रिजल्ट डेंस है, लेकिन हेयरलाइन नेचुरल नहीं है। आपकी सर्जरी डॉक्टर ही कर रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर्जरी वाले दिन डॉक्टर नहीं है, सर्जरी टेक्नीशियंस कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स इन हेयर ट्रांसप्लांट। तेल लगाने से हेयर फॉल नहीं रुकता। ऐसी मेडिसिन हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इनका एक पैरेलल इफेक्ट है वेट लॉस। सो बेसिकली कोरियंस हैव वेरी ब्यूटीफुल स्किन। दे हैव फ्लॉलेस, उनकी स्किन का कलर, उनके स्किन का टेक्सचर, ग्लो। एंड कोरियन ग्लास स्किन, अगर आप मुझसे पूछें, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है आजकल के यूथ में अमंग्स लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया। ओजेम्पिक एफडीए अप्रूव नहीं है वेट लॉस के लिए, लेकिन मुंजारो एफडीए अप्रूव्ड है। हेलो शालिनी जी, वेलकम टू द होपकास्ट विद आशा। थैंक यू आशा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। तो शालिनी जी, आप हमें बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट के जो मेथड होते हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सिंपल सर्जरी। सबसे पहली जो धारणा लोगों के मन में रहती है कि कोई बहुत मेजर सर्जरी है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग होगी या बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे या बहुत इसमें टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल सी सर्जरी है जो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसको करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन उन 5 से 6 घंटे में रेगुलर ब्रेक्स भी होते हैं। उसमें लंच ब्रेक होता है, उसमें वॉशरूम ब्रेक होता है, वी हैव म्यूजिक इन द ओटी। सो इट्स अ रिलैक्स प्रोसीजर। पेशेंट इसमें इनफैक्ट मैं कहूंगी पेशेंट इस प्रोसीजर को एंजॉय करता है। दिस इज व्हाट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज। But coming to the techniques, there are 2 techniques of hair transplant. One is the strip technique. Strip technique में क्या होता है, जो पहले की जाती थी, जिसमें आपके सिर के पीछे वाले हिस्से में एक स्ट्रिप ऑफ स्किन काटी जाती है। काट कर उस स्ट्रिप ऑफ स्किन से ग्राफ्ट्स निकालकर इम्प्लांट किए जाते हैं। उसमें क्या होता था, जहां से वो स्ट्रिप काटते थे वहां पे टाके लगते थे, सूचर्स लगते थे। सो पेशेंट के सिर के पीछे वाले हिस्से में एक स्कार होता था। आजकल जो टेक्निक की जाती है वो होती है FUE टेक्निक, जिसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें पीछे वाले हिस्से में कोई इंसिजन नहीं दी जाती है, कोई उसमें टाके नहीं लगते हैं, कोई स्कारिंग नहीं होती है। सिंपली एक एक बाल को पीछे से प्लक आउट करते हैं। जैसे आपके व्हाइट हेयर्स होते हैं, उनको प्लक आउट किया जाता है, वैसे ही आपके सिर के पीछे वाले हेल्दी एरिया में से ग्राफ्ट्स को प्लक आउट किया जाता है या पंच आउट किया जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज अ पंच। और फिर उन ग्राफ्ट्स को आपके बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट किया जाता है 1 by 1। तो दैट इज द डिफरेंस। इसमें आपके पीछे, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है, कोई टाके नहीं लग रहे हैं, तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है। इसमें साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस्ड प्रोसीजर है जो आजकल बहुत कॉमनली किया जाता है। और जो आपने बताया कि जिसमें चीरा लगता था, वो तो मेरे ख्याल से काफी पेनफुल भी होती होगी। हाँ, अंडरस्टैंडेबल है, वो ज्यादा इन्वेजिव होता था। तो उसमें चीरा लग रहा है, आपके स्कैल्प की स्किन का एक हिस्सा काट के निकाला जा रहा है, तो उसकी हीलिंग में भी ज्यादा टाइम लगता था। उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते थे, जो FUE प्रोसीजर में नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। ओके। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट है जिनको आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए? देखिए, मैं कभी पेशेंट को नहीं कहती कि आप ट्रांसप्लांट करवाओ। अगर मेरे पास कोई पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आया है जिसके बॉल्डनेस है या जिसके बाल कम है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है। आपको अगर अपने बाकी चेहरे के अलावा या बॉडी के अलावा सबसे पहले आपको इनकी जगह आपको अपना सिर नजर आ रहा है या अपना बॉल्ड एरिया नजर आ रहा है, इट इज अफेक्टिंग योर कॉन्फिडेंस, दैट इज द ओनली थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, देन गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। ये तो हो गया कि मैं किनको एडवाइस करती हूँ। अगर हम इंडिकेशंस के बारे में बात करें तो जो भी लोग जिन्हें जेनेटिक बॉल्डनेस है, जिनके सिर से बाल परमानेंटली लूज हो चुके हैं। जेनेटिक बॉल्डनेस मतलब आपके परिवार में आपके मम्मी या पापा के साइड किसी को भी बॉल्डनेस हो तो वो बच्चे में आ सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में वो जीन है बॉल्डनेस का, वो ट्रैवल कर रहा है और वो अगर आप में आ गया, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा स्कारिंग एलोपेशिया होता है। ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके सिर पे स्कार्स बन जाते हैं, लाइक लाइकन प्लानस में होता है, कुछ और कंडीशंस में होता है, उसमें भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा नामक एक कंडीशन होती है, जो एलोपेशिया एरिएटा 2 साल से ज्यादा
तक है किसी मरीज को और जो ठीक नहीं हो रहे हैं और वहां पे भी परमानेंटली बाल उड़ चुके हैं, वहां पे भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आईब्रोज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ पे कई फीमेल्स एंड सम मेल्स दे डोंट हैव फुल आईब्रोज, सो दे कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट। तो यही कुछ इंडिकेशंस होते हैं। मैंने आपके काफी पेशेंट देखे हैं, तो मैंने देखा है कि उनकी जो हेयर लाइन होती है ना बहुत नेचुरल होती है, तो आप कैसे करते हो? देखिए, हेयर लाइन इज अ सर्जन सिग्नेचर। सबसे पहली चीज जो आप हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट में नोटिस करेंगे वो है पेशेंट की हेयर लाइन। आपके पूरी ट्रांसप्लांट का रिजल्ट डेंस है लेकिन हेयर लाइन नेचुरल नहीं है, तो फिर मजा नहीं आता रिजल्ट का। तो मेरा यही एम रहता है कि मैं पेशेंट को डेंसिटी के साथ साथ एक नेचुरल लुक दूं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेशेंट की हेयर लाइन। उसको नेचुरल बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि हेयर लाइन कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन में टोपी की तरह नहीं होनी चाहिए। पेशेंट्स आके आपको जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर ये साइड भरने हैं या ऐसे सीधे कर दो, नीचे कर दो। हाँ, वो काफी सजेशंस देते हैं, गूगल करके आए होते हैं काफी। तो उनमें काफी पेशेंस के साथ मैं उन्हें समझाती हूँ कि हेयर लाइन नेचुरल रखनी जरूरी है नीचे। अब फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट 40 या 50 में आया, वो मुझे अपने 20 साल की फोटोग्राफ दिखा रहा है, डॉक्टर मेरे ऐसे बाल थे और मेरे यहाँ पे हेयर लाइन थी, सो यू नो दैट विल नॉट लुक गुड। सो आई टेल द पेशेंट दैट आपके एज के हिसाब से जो हेयर लाइन नेचुरल होगी वो हम बनाएंगे। आई स्पेंड टाइम विद द पेशेंट टू ड्रॉ द हेयर लाइन। सो लाइक ए सेट, एक नेचुरल हेयर लाइन के लिए सबसे जरूरी है कि हेयर लाइन स्ट्रेट ना हो, ऐसे ना हो, वो एक वी या यू शेप में हो। ये हमारे साइड के एंगल्स रिटेन करने बहुत जरूरी है। कई सर्जन्स जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो ये एंगल्स हैं इसको ऑब्लिटरेट करके हेयर लाइन को ऐसे ले आते हैं। उसको हम मंकी हेयर लाइन भी कहते हैं। आपने किसी बंदर की हेयर लाइन देखी होगी, वो ऐसे आती है, यू नो, दैट डजंट लुक नेचुरल। To give natural hairline, this angle has to be retained. अगर मैं आपकी हेयरलाइन देखूं या आप मेरी हेयरलाइन देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे बिल्कुल फाइन जो बाल होते हैं वो सबसे आगे होते हैं, है ना। तो मोटे मोटे बाल आगे नहीं लगाने चाहिए, जो आपके सबसे फाइन बाल है वो आगे लगाने चाहिए। इरेगुलर हेयरलाइन को ऐसे तोड़ के, मतलब थोड़ा सा ब्रेकेज देना चाहिए, सो दैट इट लुक्स नेचुरल। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन आर्ट एंड ऑल्सो इट इज, आपके जो सर्जन है उनके हाथों में कितनी शफा है, कितनी उनमें टैलेंट है एक नेचुरल लुक देने का, वो तो सर्जन टू सर्जन ही डिपेंड करता है। ट्रू। शालिनी जी, जो रिकवरी होती है उसमें कितना टाइम लगता है? हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर जो हम करते हैं वो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें आप अगले ही दिन से अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट सर्जरी वाले दिन हम क्या करते हैं, पेशेंट के सिर के पीछे वाले हिस्से में जहां से हम बाल निकालते हैं वहां बैंडेज लगा देते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं घर जाइए। वो घर जा सकते हैं, वो उसी दिन रात को डिनर पे भी जा सकते हैं, वो एक नॉर्मल स्ट्रोल भी ले सकते हैं मार्केट में। इट इज दैट कन्वीनियंट। पेशेंट कैन ड्राइव for short distances by himself or herself also. From the next day, patient will be able to carry on the routine activities very, very normally. Can attend online meetings, can go out for movies. लेकिन हाँ, normal दिखने में हफ्ते से 10 दिन लगता है, क्योंकि जहां से हमने बाल निकाले वहां पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो एक हफ्ते में हील होते हैं। तो आपको उतना टाइम रिकवरी में देना होगा रिकवरी के लिए। तो नॉर्मल दिखने में एक हफ्ता लगता है, लेकिन आपकी फंक्शनली आप अगले दिन से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ओके डॉक्टर, आपने बताया कि जो सर्जरीज होती हैं ये वाली, अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन बहुत बारी मैंने ऐसे देखा है कि लोग बहुत कम पैसे के चक्कर में ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उनकी जान पे बनाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था अबाउट डेथ्स इन हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत कम नंबर में हुई है, लेकिन हाँ डेथ्स हुई हैं। वही हुई है जहाँ पे लोगों ने मेन चीज को प्रायोरिटी नहीं बनाया और पैसों को प्रायोरिटी बनाया। मेन चीजें क्या होती है? मेन चीजें ये होती है कि एज अ पेशेंट आप जाकर डॉक्टर से मिले, पहले कंफर्ट लेवल देखें कि आपको डॉक्टर से एक कंफर्ट लेवल है। अब जब आप बात करेंगे डॉक्टर से तो आपको डॉक्टर की नॉलेज का भी एक अनुमान लग जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस के बारे में रिसर्च करिए कि डॉक्टर की कितने साल की एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री है कि नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है कि सिंपल एमबीबीएस है कि एमबीबीएस भी नहीं है, ऐसी कोई क्वैक है, ऐसे कोई फ्रॉड है, ये भी आपको देखना है। आपकी सर्जरी डॉक्टर ही कर रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला मैं कर रहा हूं, लेकिन सर्जरी वाले दिन डॉक्टर नहीं है, सर्जरी टेक्नीशियंस कर रहे हैं, है ना, ये आपको देखना होगा। फिर आपको एक जिस क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं उस क्लिनिक का एक राउंड लगाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वहां पे साफ सफाई है, वहां का ऑपरेशन थिएटर कैसा है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एंड देन लास्टली यू शुड ऑल्सो
बी अवेयर कि टेक्निक क्या यूज हो रही है, लेटेस्ट टेक्निक यूज हो रही है कि पुरानी कोई टेक्निक यूज हो रही है, वो भी देखना चाहिए आपको। ओके। अब जब हम डेथ्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लैक मार्केट क्लिनिक्स इन हेयर ट्रांसप्लांट। ब्लैक मार्केट क्लिनिक वो होती है जहां पे पेशेंट को बोला जाता है कि आपकी सर्जरी एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन करेगा, ठीक है, और पेशेंट को एक अच्छे खासे पैकेज में बुक कर लिया जाता है। पेशेंट बिलीव कर लेता है काउंसलर को, फिर पेशेंट उस ब्रांड की मार्केटिंग भी इतनी अच्छी होती है, उस चकाचौंध से ऑलरेडी इम्प्रेस्ड होता है, वो चला जाता है करवाने। वो जाता है करवाने, वहां पे देखता है कि वहां पे डॉक्टर तो है नहीं, वहां पे ओटी ड्रेसेस में मास्क लगा के, कैप लगा के एक टीम है जो कि उनका ट्रांसप्लांट कर रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब पेशेंट ने ऑलरेडी, करता क्या ना करता, वो ऑलरेडी कर चुका है, पेमेंट कर चुका है, तो वो ट्रांसप्लांट करा लेता है। सो दिस इज ब्लैक मार्केट वेयर नाम तो डॉक्टर का है, लेकिन जो सर्जरी है वो डॉक्टर नहीं, जब बल्कि टेक्नीशियंस कर रहे हैं। ओके। ये टर्की में बहुत देखा जाता है। अच्छा। टर्की nowadays is emerging as a very popular destination for hair transplant. इसके भी कुछ कारण है। नंबर 1, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन। टर्की एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो कि यूके, यूएस और बाकी कंट्रीज से और एंड इंडिया से बीच में आता है, मतलब क्लोज आता है, ओके। कंपेयर टू इंडिया जो कि एक फार ईस्ट हो गया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक यूके, यूएस, उनको इंडिया आने में उनका टाइम एंड उनकी फ्लाइट के पैसे एंड एफर्ट ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू गोइंग टू टर्की। Okay, that's the first reason. Second reason is Turkey is geographically more beautiful, which is a fact. India में हम we are a developing country. Turkey में ये हो रहा है कि वहाँ पे scenic beauty ज्यादा है, वहाँ पे टूरिस्ट को दिखाने के लिए जो उनको अच्छा लगता है वो शायद ज्यादा है compared to India. Clean air है ना, ये भी population. So there are certain factors जो which may act as a deterrent to Western पेशेंट्स, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। थर्ड ये होता है कि टर्की ने हेयर ट्रांसप्लांट को एडवर्टाइज किस तरह किया है। वेल आई मस्ट एडमिट काफी ब्यूटिफुली किया है विद द सपोर्ट ऑफ टर्किश गवर्नमेंट। द काइंड ऑफ टैक्सेस विच वी वर पेइंग बिफोर द प्रेजेंट जीएसटी स्लैब, अब तो हमारे जीएसटी कम हो गया, अब तो हम 5% कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड मूव बाय आवर गवर्नमेंट। पहले 18% हम चार्ज करते थे, 18% इज अ ह्यूज, डेफिनेटली, है ना, अमाउंट टू पे बाय द पेशेंट। टर्की में ये टैक्सेस एंड ऑल आई थिंक नहीं है। डॉक्टर्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जो टर्किश एयरलाइंस है उसमें भी उन्हें कंसेशन मिलता है। सो बेसिकली अ डॉक्टर इज एबल टू ऑफर अ पैकेज टू द पेशेंट अंडर मेडिकल टूरिज्म। तो वो पूरा इतना ल्यूक्रेटिव होता है, वो पूरा एक तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टेड टू टर्की कंपेयर टू इंडिया, which is a very big loss for India because hair transplant is a major source of revenue for any country's economy. Definitely. वो हम नहीं दे पा रहे, हम उस चीज को हार्प नहीं कर पा रहे, हम उस चीज को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरी तरह से, जो हम कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, इंडियन डॉक्टर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन डॉक्टर्स से बेटर लर्नेड हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स मुझे नहीं लगता कहीं भी है। इनफैक्ट यूएस में उनकी मेजर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंडियन डॉक्टर्स आर इन lot of numbers, they are there and they are at very good positions. तो हमारे पास कैलिबर है, हमारे पास एजुकेशन है, टैलेंट है, प्लस हमारे चार्जेस भी इतने नहीं है। सही बात। एक हेयर ट्रांसप्लांट दुबई में या किसी और कंट्री में तो 8 से 10 लाख तक का भी हो सकता है, यूके यूएस में। इंडिया में उतना नहीं होता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम। तो हम चीप सर्विसेज एट वेरी गुड क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं उस चीज को इतना ज्यादा कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, विच इज सैड। ट्रू। डॉक्टर शालिनी, हम हेयर की जो केयर है किस तरह से कर सकते हैं ताकि वो लंबे, घने और शाइनी बने रहे हमेशा? देखिए, एक्सटर्नल से पहले हमें इंटरनल चीज पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी डाइट, है ना। वी शुड टेक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट। इट शुड नॉट बी कि हम प्रोटीन ही खा रहे हैं तो प्रोटीन ही खाते जा रहे हैं, है ना, और हम क्रैश डाइट पे चले गए तो हम कुछ भी नहीं खा रहे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट इन लिमिटेड पोर्शंस, ताकि आपके बॉडी को, जिसमें आपके स्किन और बाल दोनों आते हैं, उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स एक जो प्राप्त मात्रा है, मतलब जो एक प्रिस्क्राइब्ड होती है डोसेज, उसमें मिले। ठीक है, एक तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि आपको इंटरनली खुश रहना है। स्ट्रेस से हेयर फॉल बहुत कॉमन है। स्ट्रेस भी ऐसा नहीं है कि आपका हफ्ते 2 हफ्ते का स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो क्रॉनिक है,
जो कि आपके महीनों सालों तक कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, या कोई किसी चीज से लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो फिर उनको पता भी नहीं चलता वो कब हेयर लूज करना शुरू कर देते हैं, ट्रू। यू नो। तो ये आपकी इंटरनल चीजें हैं। थर्ड होगी आपकी हार्मोन बैलेंस इन द बॉडी। डोंट, जैसे लोग जिम जाते हैं, you know, sometimes they eat certain supplements which contain anabolic steroids या which increase the production of anabolic steroids in the body, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। कई लोग टेस्टोस्टेरॉन या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं, जो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे भी हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हेयर पे भी करते हैं, है ना। तो ये कुछ इंटरनल चीजें हो गई। एक्सटर्नल चीजों की हम ये बात करें तो बालों को जितना, बाल और स्किन जितना हम उन्हें नेचुरल छोड़ दें, I'm talking to you unlike a dermatologist, you know. मुझे ये लगता है डर्मेटोलॉजिस्ट तो आपको खूब बता देंगे ये करो वो करो, जनरली मेरे कलीग्स भी, बट मुझे ये लगता है कि मैं आपको साफ साफ बताऊं, जो मैं इस चीज से बहुत बिलीव करती हूँ कि अपनी स्किन को और हेयर को नेचुरल स्टेट में छोड़ दीजिए। बस बेसिक क्लीनलीनेस, एक आपकी हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, एंड बेसिक जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आप अपने बालों और स्किन पे पैसों के चक्कर में सस्ते या नॉन रिसर्च्ड या बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ना लगाएं। यू नो, बेस्ट है कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें, आप वो शैम्पूज यूज करें, आप वो प्रोडक्ट्स लगाएं अपने बालों पे, अपने स्किन पे, तो अच्छे ही रहते हैं। स्कैल्प को रोज धोएं। कई लोग हफ्ते में 1 बार धोते हैं, कई लोग हफ्ते में 2 बार धोते हैं। तो सिंपल सी बात है, बालों में मिट्टी जमा होगी, पसीने जमा होंगे, जुएं भी होंगी, खुजली भी होगी, डैंड्रफ भी होगा और बाल टूटेंगे भी। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। बालों की जो हम पार्लर में ट्रीटमेंट कराते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट है, देयर इज स्मूथनिंग, बोटॉक्स, लॉट ऑफ थिंग्स विच योर पार्लर गाय विल टेल यू टू डू। थिंक बिफोर यू टेक द प्लंज, सोच के करिए। वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट्स बालों पे नहीं कराने चाहिए। कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए, अच्छा, 2 ट्रीटमेंट्स में। और जब भी आप वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट कराने के 1 महीने पहले और 1 महीने बाद, टोटल 3 महीने, 2 से 3 महीने आप अपने बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के मल्टीविटामिन्स साथ में लें, ताकि जो भी उसको डैमेज हो रहा है वो आपके शरीर में वो क्षमता हो कि उस डैमेज को डील कर सके। दीज आर फ्यू थिंग्स। डॉक्टर शालिनी, ये बताइए कि बहुत लोग आजकल आयुर्वेदा पे बहुत बिलीव करते हैं, लाइक लोग बोलते हैं रोज तेल लगाना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। लोग अनियन जूस भी लगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आजकल लोग यूज करते हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है हेयर ग्रोथ में? देखिए, आयुर्वेदा की तो मैं भी बहुत आर्डेंट फॉलोअर हूँ, मतलब मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, लेकिन ये गलत है। तेल लगाने से हेयर फॉल नहीं रुकता। अनियन जूस मुझे तो नहीं लगता कि उससे हेयर फॉल रुकता है, ओके, बट इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली कमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत इस चीज को बहुत बिलीफ के साथ कहते हैं, बट हाँ, मेरी एलोपैथिक प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा कि अनियन जूस से हेयर फॉल रुके। ओके, वो इरिटेट जरूर करता है अनियन जूस, कई बार स्मेल आती है, और परमानेंट नहीं होता है। अगर आपके थोड़े बहुत बाल आ भी गए, जैसे आप ये सब छोड़ेंगे वो बाल झड़ जाएंगे। इट्स नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट। ओके। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि नेचुरल तरीके से स्किन को छोड़ देना चाहिए। तो नेचुरल तरीका, लाइक आपने बोला कि प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि प्रोडक्ट ना यूज करें? और देखिए, बेसिकली सबसे जरूरी चीज है आपको सनस्क्रीन लगानी है। ओके, सनस्क्रीन तो लगानी ही है। सनस्क्रीन से क्या होता है, आपके अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो सन के, उससे आपकी 40 से 50% जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, एजिंग रिलेटेड, पिगमेंटेशन रिलेटेड, वो तो सनलाइट से ही होती है। तो अगर आप वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सनस्क्रीन लगाकर उन रेज को ब्लॉक कर सके, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। मॉइस्चराइज रखना चाहिए स्किन को, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इसके साथ बेसिक कुछ आपने विटामिन सी लगा लिया या हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया, आई थिंक दैट्स ऑल। मेकअप जब आप कर रहे हैं, मेकअप करने के बाद स्किन को साफ जरूर करें। रात को मेकअप लगा के कभी भी गलती से नहीं सोना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। रात को कौन सा रूटीन फॉलो कर सकते हैं स्किन को अच्छा करने के लिए? So you have heard of CTM. You have to first clean, you have to tone and you have to moisturize. Apart from this, आपके स्किन की अगर कोई कंडीशन है, सपोज किसी को झाइयाँ है या पिगमेंटेशन है, तो आप वो डीपिगमेंटिंग क्रीम रात को लगाइए। किसी की एजिंग है, फाइन लाइंस हैं, तो रेटिनॉल लगाइए, है ना। एक्ने है नाइस, तो उसमें नियासिनामाइड लगाना है। तो वो हर एक
कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है, हर स्किन के हिसाब हर से, स्किन किसको के क्या हिसाब से। प्रॉब्लम है उसके हिसाब से फिर आपकी स्किन ऑयली है कि आपकी स्किन ड्राई है, उसके हिसाब से ये तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट 1-on-1 कंसल्टेशन लेके ही आपको ठीक से बता सकते हैं। ओके। डॉक्टर शार्ली, हमारे किचन में ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए? देखिए, कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं या कुछ हमारे किचन में पाए जाते हैं, जिससे जो स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं नेचुरली, लाइक हनी, लाइक टर्मरिक, ठीक है, और टमाटर भी टैन रिमूव करता ओके। है ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। मिल्क लगाएंगे तो स्किन सॉफ्ट होती है। हाँ, जैसे मैं मिल्क, कॉफी और थोड़ा सा जो शुगर होती है उसको क्रश करके उससे स्क्रब करती हूँ, उसके बाद फिर जो राइस का फ्लोर होता है उसको राइस शहद डाल- वाटर। हाँ नहीं, राइस का आटा आता है पिसा हुआ, उसको यूज करती हूँ, उसमें हनी डाल के और थोड़ा सा मिल्क डाल के, उससे इतनी सॉफ्ट हो जाती है स्किन और बिल्कुल डिफरेंट ग्लो आता है स्किन को। देखिए, कॉफी एंड शुगर इज लाइक स्क्रब या हम्म, बेसन, हम्म, लोग बेसन यूज करते हैं तो हम्म, उससे वो स्क्रब करती है आपकी स्किन को। हम्म, बाकी मिल्क है या इस टाइप की मलाई है या कुछ एग है, ये आपकी स्किन को शाइन देती है, सॉफ्ट करती है ना, मॉइस्चराइज करती है। कुछ लेमन हो गया, टमाटो हो गया, हनी हो गया, ये सब, टर्मरिक हो गया, ये स्किन लाइटनिंग ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। तो आई विल नॉट से कि इनसे कुछ नहीं होता, डेफिनेटली इससे फर्क पड़ता है, बट मेन तो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप रोज अपने स्किन पे क्या लगा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। बट हाँ, किचन में ये सारी चीजें कुछ हद तक डेफिनेटली हेल्प करती हैं, ग्लो भी रखती हैं स्किन पे। ट्रू। डॉक्टर शालिनी, आप हमें ये बताइए कि अच्छे से नींद ना लेना और जो स्ट्रेस होता है वो किस तरह से हमारी स्किन और बालों के ऊपर इफेक्ट डालता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये। आप खुद मुझे बताइए, अगर आप 2-3 रातें नहीं सोए तो उसके बाद आपकी आंखें के आसपास गड्ढे और काले डार्क सर्कल्स होते हैं कि नहीं होते? मैं तो काम भी नहीं कर पाती, एनर्जी नहीं होती मेरे अंदर तो। वो तो अलग चीज होगी, एनर्जी इज डिफरेंट, बट व्हाट अबाउट डार्क हाँ सर्कल्स? डेफिनेटली, एंड स्किन डल होती है, हाँ स्किन डेफिनेटली। बिल्कुल आपकी इंटरनल स्टेट को शो करती है। नींद तो बहुत ही जरूरी है। आप नींद लीजिए 8-8 घंटे की, आपकी जो नॉर्मल, हर बॉडी की अलग नंबर ऑफ आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई लोग 6 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, कई लोग 8 घंटे में, कई लोगों को 10 घंटे चाहिए होते हैं। तो जो आपकी बॉडी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि आप सो के उठे, और उठे तो बिल्कुल फ्रेश उठे, आपको ये नहीं लग रहा कि मुझे और सोना है, उस दिन आप अपनी स्किन देखिए, अपनी आंखें देखिए, you will notice a lot of difference in the look, glow, freshness, everything. नहीं डेफिनेटली, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बहुत बार जब अच्छी नींद लेती हूँ ना तो फेस बिल्कुल डिफरेंट होता है और अलग शाइन होती है, और मतलब ऐसा लगता है स्किन को बहुत रेस्ट मिल गया है, बहुत Yes. पीस में है, ऐसा फील होता है। Yes, yes. Skin in every part of the body. You know, अगर आप adequate sleep लेंगे, every part becomes fresh. जहां तक बालों की बात है, देखिए, नींद ना लेना is a kind of stress on the body, and any kind of stress can aggravate hair fall. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2-3 दिन, अगर आप क्रॉनिक नींद नहीं ले रहे हैं, मतलब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कोई कुछ तो आपकी लाइफ में ठीक नहीं है ना, तभी आपको नींद नहीं आ रही। ट्रू। है ना। मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। मैंने आंसर दिया, अगर आपको रात को नींद आ जाती है ना तो आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है ना, मतलब आपकी लाइफ सही चल रही है हर एंगल से, राइट? सही, बिल्कुल। So that means you are stressful in some way, and that can definitely lead to hair fall. You know? जी। तो डॉक्टर शालिनी, हमने जैसे स्किन की बात की, तो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, कोरियन ग्लास स्किन। इसके बारे में प्लीज बताइए। कोरियन मूवीज का कल्चर, they are becoming very popular, they have become very popular in India, and उसी के साथ साथ ही कोरियन ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में आया। So basically Koreans have very beautiful skin, which is genetically beautiful. They have flawless, उनकी स्किन का कलर, उनकी स्किन का टेक्सचर, ग्लो, एंड उनकी एजिंग भी काफी लेट होती है, वो उनकी स्किन की कैरेक्टरिस्टिक है। वी इंडियंस हैव ब्राउन स्किन, हमारे स्किन का कलर, हमारे स्किन का टेक्सचर, वो हमारी कंट्री के हिसाब से, वो हमारे जीन्स के हिसाब से। हम कोरियन स्किन नहीं ले सकते और कोरियन इंडियन स्किन नहीं ले सकते। ट्रू। यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट थिंग इज टू गेट द एक्सपेक्टेशन राइट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जैसे आप मुझे बता रहे थे, मैंने ये वो, वैसे ही मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो कोरियन ड्रामास के जो एक्टर्स हैं वैसी स्किन चाहिए। वो भाई नहीं मिल सकती, it's not possible, you know, because you are not genetically a Korean, you are an Indian, so you will have that Indian texture, Indian color. हम उसको better कर सकते हैं, हम उसको beautiful कर सकते हैं, हम उसको flawless कर सकते हैं,
हम उसको उसमें ग्लो ला सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं अचीव कर सकते, यू नो। सो कोरियन ग्लास स्किन, अगर आप मुझसे पूछें, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है आजकल के यूथ में, अमंग्स लॉट ऑफ पीपल in India, and I don't know if any other country, but definitely in India I am seeing this. And इसमें आपको अवेयर होना चाहिए, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल है वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता देंगे। तो इसका क्या रीजन है? उनकी डाइट डिफरेंट होती है या कुछ और कारण है इसका? नो, इट्स नॉट अबाउट द डाइट। आप इंडिया में कोरियन डाइट खा लो 2-3 महीने, आप मुझे बताओ अगर आपकी स्किन कोरियन टाइप हो जाती है। डाइट इज नॉट द थिंग। जैसे मैंने आपको बोला, वो जेनेटिकली उनकी स्किन वैसी है। आप अपनी इंडियन स्किन पे कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ अलग तरह के और काफी ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली यूज करेंगे आपकी स्किन भी बहुत सुंदर होगी, बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी, और आपके जो आपको शेड चाहिए स्किन का, वो आपको सब अचीवेबल है, बट विद इन इंडियन स्किन पैरामीटर्स, जो हम जिस तरह जेनेटिकली हमारी प्राइमिंग है हमारे स्किन की, हमें वो अचीव करना पॉसिबल है। लेकिन हम कोरियन वाला टेक्सचर, कलर, वो हम चीज नहीं अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो डाइट या किसी और ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है। सी, कोरियन पीपल आर वेरी ब्यूटी कॉन्शियस। वहाँ की जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, वो बहुत फ्लरिश कर रही है। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो डेफिनेटली द प्रोडक्ट्स आर गुड। ऑल्सो वहाँ पे जो ब्यूटी की एनहांसमेंट की सर्जरीज हैं, वो भी आजकल वो जो एक इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है। वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरीज और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत कॉमनली हो रही है। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया टू probably go and try the products and maybe go and get some treatment there, or maybe learn some procedures there and come and do it in India. But definitely getting and achievable that Korean texture and glow is not possible. तो शालिनी, जैसे आपने बताया स्किन के बारे में, तो आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है जो बोटॉक्स और फिलर्स, तो कितना सेफ है ये स्किन के लिए? देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स काफी टाइम से है, अब ये कोई लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है। एंड बहुत सारे लोग बोटॉक्स एंड फिलर्स कराते हैं। पहले तो ये बॉलीवुड या फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज कराते थे, लेकिन अब वो नॉर्मल पॉपुलेशन भी बोटॉक्स फिलर्स बहुत कॉमनली कराती है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बोटॉक्स एंड व्हाट आर फिलर्स। बोटॉक्स बेसिकली बॉटुलिनम टॉक्सिन से बना होता है। ये एक इंजेक्टेबल मेडिसिन होती है जो आपके फेस पे कहीं रिंकल्स या लाइंस हैं, जैसे हम जब स्माइल करते हैं हमारे यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, दीज आर क्रोज फीट, या हम जब एक्सप्रेशन देते हैं हमारे फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं। ये लाइंस अगर आपको बॉदर करने लगे या एज के साथ ज्यादा होने लगे तो आप बोटॉक्स करा सकते हैं। बोटॉक्स में हम इन लाइंस के ऊपर इंजेक्शंस देते हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शंस देते हैं, जिससे हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और वो लाइंस नहीं आती। सो वो लाइंस बेसिकली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से आती है। तो जब वो मसल्स रिलैक्स हो गई तो वो लाइंस नहीं आएंगी। लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बोटॉक्स का इफेक्ट 5 से 6 महीने तक रहता है, तो आपको उसके बाद रिपीट कराना होगा। ये भी देखा गया है कि अगर आप रेगुलरली बोटॉक्स कराते हैं साल में 2 से 3 बार, तो आपकी जो एजिंग के साथ जो लाइंस आनी होती है वो भी माइल्ड आती हैं और धीरे स्लो आती हैं। मतलब जो लाइंस आपको 5 साल में आनी है वो फिर आपको 7 या 10 साल में आएंगी। ओके, सो इट काइंड ऑफ मेक्स एजिंग ग्रेसफुल is what I would say. Botox. In terms of your wrinkles and lines. Fillers का नाम आपको बताता है फिल करना। जब हम एज करते हैं हमारे आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, फेस पे गड्ढे क्यों होते हैं? क्योंकि फैट का लॉस हो रहा है। तो इस फैट को हम फिलर्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फिलर्स आर अगेन इंजेक्शंस। वो आपके जहाँ पे भी गड्ढे हैं, जहाँ आपको थोड़ी सी लिफ्टिंग या फिलिंग चाहिए, वहां पे वो इंजेक्ट कर देते हैं और वो आपके स्किन को बहुत अच्छा कॉन्टूर देता है और गड्ढों को फिल करता है, तो यूथफुल अपीयरेंस देता है। ऑल्सो फिलर्स भी परमानेंट नहीं होते, इसका इफेक्ट भी 1 से 1.5 साल तक रहता है। इसको रिपीट कराना होता है। कमिंग टू सेफ्टी, अगर ये एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन करें जिनको फेस की एनाटमी की पूरी नॉलेज है, जिनको सारी मेडिसिन के बारे में पता है कि बोटॉक्स फिलर्स को कैसे लगाना है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या ध्यान रखने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो इट इज कम्प्लीटली सेफ। सो मेनी पीपल गेट इट डन। तो अगर कोई लॉन्ग टाइम तक लेता रहता है तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते स्किन के अंदर? देखिए, फिलर्स, जहां तक बोटॉक्स का मैंने आपको बताया कि आपको हर 5 से 6 महीने में लेने हैं, फिलर्स भी आपको 1 से 1.5 साल के इंटरवल में लेने हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं और बहुत ज्यादा डोसेज ले रहे हैं तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन द सेंस कि फेस अजीब दिखने लगता है। हर एक चीज कम लेस इज मोर का एक प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए कि कम मात्रा में इसको इंजेक्ट कराइए और
नेचुरल लुक में रहिए। कई लोगों को अपने लिप्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली वो करने होते हैं, डक अपीयरेंस आ जाती है, नो, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कितनी क्वांटिटी में लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा मत लगाइए और बहुत फ्रीक्वेंटली मत लगाइए। ओके डॉक्टर शालिनी, अभी जैसे हमने स्किन के बारे में बात की, तो आजकल एक और नया टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बॉलीवुड और सोशल मीडिया पे वो छाया हुआ है, ओज़ेम्पिक। उसके बारे में कुछ बताइए आप। यस, सो ओज़ेम्पिक एंड मुंजारो, ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इनका एक इफेक्ट होता है जिसको मैं साइड इफेक्ट नहीं कहूंगी, एक इसका पैरेलल इफेक्ट है वेट लॉस। ये वेस्ट में इन हॉलीवुड, इन वेस्टर्न कंट्रीज ये बहुत पॉपुलर है। वहां पे लोग इसको बहुत यूज करते हैं। इससे बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस होता है और बहुत कम टाइम में हो जाता है। ओज़ेम्पिक FDA अप्रूव नहीं है वेट लॉस के लिए, लेकिन मुंजारो FDA अप्रूव्ड है। इंडिया में अभी तक ओज़ेम्पिक अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो मैंने लेटेस्ट न्यूज पढ़ी है, कुछ दिन पहले ओज़ेम्पिक को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर या लॉन्च करने की अप्रूवल दे दी गई है। लेकिन मुंजारो इंडिया में अवेलेबल है अभी काफी टाइम से। ये बेसिकली GLP एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है, इसका एक्शन ये होता है कि ये इंजेक्शन लेने से आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है, मतलब आपके पेट का खाना जो है वो धीरे धीरे पचता है, तो आपको भूख नहीं लगती है। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करता है, ये मेडिसिन ब्रेन को भी सिग्नल देती है कि अब भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाना है। तो हमें ब्रेन से हमारा सब लिंक्ड होता है, तो हमें इच्छा नहीं होती खाना खाने की। तीसरा, ये इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट करती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते और सब कंट्रोल में रहता है। दिस लीड्स टू, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएंगे तो आपको वेट लॉस हो गई। इसको, इन इंजेक्शंस को लेने का प्रोटोकॉल होता है। हर हफ्ते आपको एक बेसिक डोज से शुरू करना होता है। 1 महीने बाद आप जब उसे हर हफ्ते लेंगे, फिर आप वो डोज इंक्रीज करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है जो हम फॉलो करते हैं। तो यस, इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू लूज वेट। एंड बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज है, कई लोग हैं जिन्होंने काफी ड्रास्टिक वेट लॉस किया है रिसेंटली, आपने न्यूज में देखा होगा, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया। तो अब जब एडमिट नहीं किया है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यस, इट इज इंडिकेटिव दैट मे बी दे हैव गॉन फॉर दिस एंड दैट्स व्हाई दे हैव लॉस्ट वेट। तो डॉक्टर, क्या इसके कोई हेल्थ रिस्क है या फिर ये बिल्कुल सेफ है? देखिए, आपको ना कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है बिफोर स्टार्टिंग दीज मेडिसिन्स। इन मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेडिसिन कुछ इन्वेस्टिगेशन, जिससे हमें पता चले कि आपके पैनक्रियाज ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, वो जरूरी है। और मेडिसिन शुरू करने के बाद भी रेगुलर ये चेकअप करते रहना चाहिए कि योर बॉडी ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये गॉल ब्लैडर पे कुछ इफेक्ट्स कर सकता है, ये मूड स्विंग्स कर सकता है। ठीक है। थायराइड बहुत ही कम केसेस में, इन फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस, इट कैन कॉज थायराइड कैंसर। तो वो आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस जब ठीक होंगे तो ये मेडिसिन शुरू करने से कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। बट यस, ये मेडिसिन खाने से जब आपकी खाना खाने की डिजायर कम हुई, आप खाना नहीं खा रहे हैं, इट इज लाइक गोइंग ऑन अ क्रैश डाइट, राइट? तो आप न्यूट्रिएंट्स भी नहीं ले रहे हैं। ट्रू। तो आप जब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो आपके बॉडी पे न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो आपको साइमल्टेनियसली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने हैं, है ना। खाली ये इंजेक्शन लेके घर पे नहीं बैठना है। दूसरा, इन इंजेक्शंस को लेने के बाद कुछ दिनों तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, लाइक कईयों को बहुत स्टमक पेन होता है, कईयों को डायरिया, कईयों को कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव एसिडिटी, ये सब हो सकता है। तो इसके लिए भी मेडिसिन लेनी होंगी, वो कंट्रोल में आ जाता है, मैनेजेबल है। ओके। बट जहां मैंने आपको बोला कि एक मेल न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। दूसरा, ये आपके मसल मास को भी कम करता है। तो इफ यू वुड सी सम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो अभी कहे जा रहे हैं वो मुंजारो लेने के बाद उन्होंने वेट लॉस किया है, आप देखिए उनके चेहरों से नूर चला गया, उनके चेहरों से ग्लो चला गया, चेहरे पे चक गए। क्यों? क्योंकि देयर इज मसल मास लॉस एज वेल, देयर इज फैट लॉस, देयर इज मसल मास लॉस। एंड प्लस, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपका पानी पीने का भी मन नहीं करेगा, तो हाइड्रेशन पे भी कमी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो एक अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर, इफ यू टेक इट, एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप जब तक इंजेक्शन लेंगे तब तक वेट लॉस रहेगा, फिर आप इंजेक्शन छोड़ेंगे तो वेट 6 महीने से साल में अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि ये इंजेक्शन शुरू करिए।
अपने वेट को एक नॉर्मल डिजायरेबल लेवल पे लाकर आप इंजेक्शंस को बंद करके बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस से मेंटेन करें। और अगर 2-3-4 किलो जैसे हमें लूज करना है कुछ, तो हमें ये इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए। ये ओबीज पेशेंट्स होते हैं जिनको 10-20-30 केजी लूज करने हैं, वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर अगर ले तो व्हाई नॉट, इट्स अ गुड ऑप्शन। तो डॉक्टर आपको क्या लगता है कि जो ये ट्रेंड्स हैं हमारे यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं? Trends like Ozempic and Korean glass skin. Yes, definitely in terms of setting unrealistic standards. क्योंकि यूथ ये देख के समझता है कि इट इज सो इजी, हम भी कर ले, बिना किसी गाइडेंस के सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, अपने आप कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, तो देयर इज मोर हार्म देन बेनिफिट। डेफिनेटली ये होता है। दूसरा, ये जो मुंजारो इंजेक्शंस, ये जो हम सेलिब्रिटीज में जिनको हमने देखा है, आप उनकी एज देखिए, और जो यूथ है आजकल 20s में या टीन एज में है, वैसे ये मुंजारो या ओजेम्पिक इंजेक्शन 27-28 ईयर्स के पहले नहीं देना चाहिए। इसकी भी एक एज लिमिट है, ठीक है, 27 टू मे बी 40-45। ये नहीं कि किसी भी एज का कोई भी इंसान ले ले, है ना। बट यूथ जब ये देखता है, उनको लगता है कि हाँ, और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल अगर हो जाते हैं या इजीली अवेलेबल या उनके हाथ में आ जाते हैं, तो वो सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अप्लाई दीज इंजेक्शंस। और यूथ हर चीज में ना शॉर्टकट ढूंढता है, हर चीज में शॉर्टकट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही खराब चीज है उनके लिए, मतलब किसी के लिए भी। डेफिनेटली। सो एनीथिंग जो आप शॉर्टकट से पाते हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहता है मेरे हिसाब से। सक्सेस भी अगर आप शॉर्टकट तरीकों से पाएंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है। जो तरीका है वो हार्डवर्क का ही है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस, यू हैव टू वर्क ऑन एक्सरसाइज, योर लाइफस्टाइल, योर डाइट। तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और एक हेल्दी तरीका है वेट लॉस का, रादर देन गोइंग फॉर दीज इंजेक्शंस एंड मेडिकेशंस। तो डॉक्टर शालिनी, आपका जो ये जर्नी है किस तरह से स्टार्ट हुई? मतलब किसी से इंस्पायर हुए थे या आपका खुद का ही मन था ये करने का? लाइफ में जो सबसे सुंदर चीजें होती है ना, वो अनप्लान्ड होती है। ओके, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो मेरा प्रोफेशन है, ये टोटली अनप्लान्ड था। आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी इन सफदरजंग हॉस्पिटल। कुछ ओरिएंटेशन नहीं थी कि अभी इसके बाद क्या करना है। जनरली क्या एक ट्रेंड होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीनियर रेजिडेंसी, जॉब एंड or maybe multi MNC hospitals and all. But yes, when I was doing my post graduation, पता नहीं मैंने एक अच्छी चीज ये की, naukri.com में अपनी CV डाल दी थी। So there is this chain of clinics which does only hair transplant, which is a European chain which had clinics in about 18 cities of India, of our country. तो उनका ये था प्रिंसिपल कि आपको हम हायर करेंगे, आप इन सिटीज में जाओ हमारे खर्चे पे, हमारे वहां पे होटल में आप रहो, वहीं खाना खाओ, बस सर्जरी करके आ जाओ। मुझे तो ये पसंद आया, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का एच भी नहीं पता था। सो देन आई सेड यस, दे कॉन्टैक्टेड मी, आई सेड यस, एंड इमीडिएटली आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ माई एग्जाम केम, दे हायर्ड मी, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देम, दे ट्रेन्ड मी। And when I started doing hair transplant, like arranged marriage, कुछ पता नहीं होता है, but साथ में रहते रहते ही प्यार होता है ना। So when I started doing hair transplant, I realized that this is my calling, and I love doing it, and the gratification, जो patient के मुंह पे जो smile और जो उसकी life change होती है बाल आने के बाद, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी feeling थी। सही बात। And then of course results इतने अच्छे आ रहे थे, then I pursued it. It's been 13 years now. And it's been lot of hard work. आपके बारे में ऐसा इम्प्रेशन है कि जो आपके रिजल्ट्स होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। डेफिनेटली। When you love your work, you don't have to work. है ना, वो आपका पैशन है। So I put my 100% in my work. मैं हर सर्जरी खुद करती हूँ। I don't give it to my technicians or anybody else. मेरे साथ मेरे एक डॉक्टर है, हम मिलके करते हैं। इम्प्लांटेशन तो मैं खुद ही करती हूँ। प्लस इट इज नॉट जस्ट द सर्जरी, सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद, पूरा जो हम केयर देते हैं पेशेंट को, इट्स अ होल डील। That is done with lot of love and dedication, honesty, commitment. So that's why maybe. डॉक्टर शालिनी, आपने किस किस तरह के चैलेंजेस फेस किए इस फील्ड के अंदर? चैलेंजेस हर किसी को आते हैं जब कोई अपने पैशन को परस्यू करता है। इट इज नेवर एन इजी टास्क। फॉर मी, आई वॉज द ओनली वन। आई स्टार्टेड अलोन विद माई वन नर्स। हम सिर्फ 2 लोगों की टीम थी जब हमने शुरू किया, और हम अकेले कहीं कहीं जा जाके, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू की, तो मैं और मेरी नर्स थे, और हम अकेले खूब सारे क्लिनिक्स में जाके ट्रांसप्लांट करते थे, ट्रैवल भी करते थे, कुछ सोने का पता नहीं, कुछ खाने का पता नहीं, बस काम करते रहते थे। यू नो, एंड मोर देन मनी, लाइक आई सेड, इट वाज द डिजायर टू गिव गुड रिजल्ट्स। हमने उस टाइम पैसे नहीं सोचे, पैसे बाद में आते हैं, आपको पहले अपना काम करना है।
अगर आप अपने काम को 100% देते हैं ना, तो पैसे कहीं नहीं जाते। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, तो काम में वो परफेक्शन नहीं आती है। फिर आपका जो मोटिव है ना, वो काम अच्छा करना नहीं है, वो पैसे कमाना है। तो शुरू से जो मेरा मोटिव था वो था काम अच्छा करना है। हम पहले कुछ भी चार्ज नहीं करते थे। जब हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे हुए, हमारी इतनी अच्छी हमारी क्लिनिक की इमेज है, अब इतना नाम है, तो नाउ वी चार्ज द प्राइस विच वी डिजर्व, बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड। Being a woman, there are not many hair transplant surgeons in our country. जो है भी, they are with their husbands or some partners or some friends. ये मेरा जो अपना काम है, मैंने अपने बलबूते पे खड़ा किया है। मेरे घर में मेरे एल्डर हैं एक, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जब आप अपनी लाइफ में वापस देखो ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके फादर ने आपको ये दिया या आपने इसकी हेल्प से ये किया। मेरा एक प्रिंसिपल है, किसी से कभी कुछ लेना नहीं, किसी से फेवर नहीं लेना। किसी से अगर आपने कोई हेल्प ली तो उसे डबल करके दो वापस। किसी के अंदर दब के नहीं रहना। तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस, एंड बाकी आई थिंक इट्स गॉड्स। वेरी नाइस। या तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। Pleasure was all mine. Thank you so much.